शुरू से लेकर एंड तक मॉक टेस्ट के बारे में मैं आज आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। अब वो क्यों? देखो, आप लोग अपनी नीट प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पे हो या फिर नीट के किसी भी साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 26, 27 या 28, आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। नीट प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर करती है जो एक्चुअल के नीट एग्जाम में करना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है। तो अगर आपको नीट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, आप क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करोगे और थ्योरी भी सीखोगे, लेक्चर्स भी देखोगे, लेकिन जब तक आप एक्चुअल मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नीट एग्जाम जो एक मॉक टेस्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे। इसीलिए आपको ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट से पहले जो कुछ भी कर रहे हो, नो डाउट वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बस यही मैटर करता है कि उस सब को आप मॉक टेस्ट में कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हो। तो अब जब आप लोग मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि नीट 2025 एग्जाम जो कि रिसेंटली बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आया था। देखो, तो अब करना क्या है, सिंपली आपको 2-3 अलग अलग सोर्स पकड़ के हर तरीके से ऑफलाइन में अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ मॉक टेस्ट रिवीजन सेट बन जाए जो कि आपको आपके नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता है। अब मैं तो आपको इस पूरी वीडियो में मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा ही, साथ में मुझे ऐसा लगा कि नीट के कुछ रेलेवेंट टॉपर्स, फॉर एग्जाम्पल नीट 2024 के टॉपर्स से भी हमें बात करनी चाहिए ताकि आपको रिसेंट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसीलिए हमने मोहित और हेब्रॉन से बात की, जो कि मेरे ही कॉलेज में 2024 बैच में अपना MBBS कर रहे हैं। How should students change their mock test approach after NEET 2025 exam? मेरा मानना है कि जो बेसिक चीज़ है कि मॉक टेस्ट में आपको कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टार्ट से ही एक चीज़ का ध्यान रखो कि जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा। यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज योर वीकनेसेस एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है उनके साथ डील करने में आ रही हो। टाइम कॉन्स्टेंट की प्रॉब्लम आ सकती है, फिर उसके बाद विद इन टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, रिविजन में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हो सकता है एग्ज़ाम में हड़बड़ा के तुम जो चीज़ें आती है वो भी गलत कर दो। तो आई थिंक इट्स गुड, जितने ज़्यादा दोगे उतना अच्छा है। तो अब हम वापस उसी बात पे आते हैं, मॉक टेस्ट को देना किस तरह है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लेट से 11th या 12th क्लास में हैं, तो आप फोर्टनाइटली एक मॉक टेस्ट यानी हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ऐसी टाइम पे आपको ज्यादा मॉक टेस्ट देने से डेफिनेटली ज्यादा फायदा होगा, प्रोवाइडेड आप उस एक हफ्ते में अपने टेस्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो। तो एक टेस्ट देना है या 2 टेस्ट देने हैं, ये आपकी खुद के लेवल और कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, जैसे जैसे आप एग्जाम में आगे बढ़ोगे, लेट से आप अपने एग्जाम के कुछ महीने पहले के लेवल पे हो, तो तब आपको अपनी मॉक टेस्ट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है और आपको हर हफ्ते मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद हर 2-3 दिन में मॉक टेस्ट देने हैं, और धीरे धीरे हर दिन एक एक मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो, या फिर हर ऑल्टरनेट डे पर टेस्ट दे सकते हो जब तक आपका नीट एग्जाम आ जाएगा। ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब टाइप ऑफ मॉक टेस्ट। अगर आप अपने 11th, 12th या ड्रॉप ईयर में हो, जहां आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो सीधी सी बात है, आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने चाहिए। पार्ट सिलेबस टेस्ट का बस यही फायदा नहीं है कि आपने जितना पढ़ा है आपको उतना ही पूछा जाएगा, बल्कि इसका ये फायदा भी है कि हर एक टॉपिक में आपको डिटेल में एसेस किया जा सकता है। और जब आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दोगे तो आपको हर एक टॉपिक में पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी वीक है, किस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और किस में क्या चेंजेस करने हैं, या कौन से कंसेप्ट को वापस फिर से पढ़ना है। तो 11th, 12th या ड्रॉप ईयर में पार्ट सिलेबस टेस्ट भी देने हैं, और एक बार आपका सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो गया हो या फिर पूरा कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट के साथ साथ फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं, जब तक आप नीट के एग्जाम के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओ। और नजदीक पहुंचने के बाद आपको कंप्लीटली फुल सिलेबस टेस्ट पर स्विच कर देना है जब तक आपका नीट एग्जाम आएगा। आइडियली इन द बिगिनिंग आई वुड रिकमेंड जो पार्शियल सिलेबस टेस्ट होता है, यू शुड एटलीस्ट गिव 1 टेस्ट अ वीक। उसके अलावा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट आई वुड रिकमेंड, स्पेशली इन द लास्ट 3 months आई वुड रिकमेंड गिविंग एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट अ डे। आप 2 भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट यू कैन डू एंड हाउ वेल यू आर एबल टू एनालाइज द टेस्ट। उसके अलावा यू शुड डू एज मनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल, बिकॉज लास्ट के मंथ्स में सिलेबस काफ़ी बार देख लिया होता है, सो इट इज़ वेरी बोरिंग। द ओनली वे टू स्टडी इट इज़ टू डू समथिंग दैट सीम्स एंगेजिंग, और उसमें क्वेश्चंस के बगैर आई डोंट थिंक देयर इज़ अ वे।
अब देखो, जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट को देने के और इसमें इंप्रूव करने के तरीके सीख रहे हैं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी नीट प्रिपरेशन को कंप्लीट और फुल प्रूफ बनाने के लिए हमें मॉक टेस्ट के साथ साथ नीट से रेलेवेंट PYQs और उसके आसपास के क्वेश्चंस को भी रेगुलरली सॉल्व करना पड़ेगा। इससे हम हमेशा अपने एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आसपास घूमते रहेंगे बिना अपने टाइम या एफर्ट्स को वेस्ट किए। अब इसके लिए वैसे तो आपके पास कई रिसोर्सेज या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे अगर अपने हिसाब से आपको कोई अच्छा और रेलेवेंट सोर्स रिकमेंड करना हो तो ओसवाल बुक्स की न्यूली लॉन्च्ड NCERT नीट फ्लेक्स सीरीज आपको तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस करवा सकती है। इसमें आपकी नीट प्रिपरेशन तो ठीक से होगी, साथ में अगर आप इनकेस बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हैं तो वो भी इस सब में कवर हो जाएगा। इस बुक में आपको सभी चैप्टर्स लाइन बाय लाइन NCERT कवरेज मिलती है। एग्जाम के लिए 1000 से भी ज्यादा MCQs और सॉल्व नीट वाले पेपर्स भी हैं और माइंड मैप्स और क्विक नोट्स जैसे फीचर्स भी हैं ताकि आपका साथ में तेजी से रिविजन भी हो सके। तो इस एक बुक से आपका नीट और बोर्ड एग्जाम दोनों ही अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और मेरा कोड NIHAYAT10 यूज भी कर सकते हैं। आपको सभी नीट बुक्स पे 50% ऑफ भी मिल जाएगा, जाके चेक करो। हम फिलहाल बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी भी हो गई, हमारा टाइप भी हो गया, लेकिन अब बारी है वैरायटी की। आपको अपने मॉक टेस्ट हर तरीके के देने, यानी आपको इजी क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट भी देने हैं, मीडियम लेवल क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट भी देने हैं और हार्ड लेवल क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट भी देने हैं। साथ में आपको शॉर्ट लेंथ मॉक टेस्ट भी देने हैं, यानी जो कम टाइम कंज्यूमिंग हो, तेज से हो जाए। मीडियम लेंथ वाले भी देने हैं और बहुत ज्यादा लेंथी मॉक टेस्ट भी देने हैं ताकि आप तीनों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इसीलिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप सिर्फ एक ऑफलाइन सोर्स पर डिपेंडेंट ना रहो। आप 2-3 अलग अलग सोर्सेज के मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन के साथ साथ किसी ऑनलाइन सोर्स का मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो जिसको आपको ऑफलाइन OMR पर देना है और फिर चाहे तो एंड में ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप सभी टेस्ट्स को ऑफलाइन मोड में ही दे रहे हो। अब अपने मॉक टेस्ट को देने के लिए पूरे हफ्ते आप पढ़ाई तो करोगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट से बिल्कुल पहले आप सभी चीजें रिवाइज भी कर रहे हो। फिजिक्स सब्जेक्ट में इसमें आप अलग अलग समरी पॉइंट्स और सारी फॉर्मुलाइज को रिवाइज कर सकते हो। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक इसी तरह बायोलॉजी में भी आपको सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस, फॉर्मूलाज, ये सब चीजें रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान जरूर रखना कि हर टेस्ट से पहले रिवाइज करने की वजह से आपका स्कोर कंसिडरेबली इंक्रीज होगा। अब जब आप अपने मॉक टेस्ट को दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी टेस्ट स्ट्रेटजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके की मॉक टेस्ट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। कोई पहले फिजिक्स सॉल्व कर लेता है, कोई पहले केमिस्ट्री सॉल्व करता है, कोई बायोलॉजी सॉल्व करता है। कोई भी एक सही आंसर नहीं है, आपकी जिस तरह मर्जी या धीरे धीरे आप अपने लिए जो स्ट्रेटजी बिल्ड करो आप उस तरह कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे कोई कॉमन ब्लूप्रिंट स्ट्रेटजी चाहते हो तो मेरे हिसाब से बेटर रहता है कि आप सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व करो, उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व करो और लास्ट में फिजिक्स सॉल्व करो, क्योंकि कई बार फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना पड़ता है। इसमें एक और चीज ऐड करने वाली ये है कि इसमें आपको टाइम स्लॉट्स भी मेंटली बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जब तक आपके बायोलॉजी के पूरे 90 क्वेश्चन हो जाएंगे तब तक आप केमिस्ट्री पे जाओगे ही नहीं और आपको पेपर के एंड में ये पता चलेगा कि आपने 2 घंटे बायोलॉजी करने में ही लगा दिए थे, जिसकी वजह से आप केमिस्ट्री भी आधा कर पाए और फिजिक्स आपने देखा भी नहीं। इसीलिए मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट देते वक्त 40 to 50 मिनट्स फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट, 40 to 50 मिनट्स फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट इज सफिशिएंट। लेकिन जैसे जैसे आप और टेस्ट दोगे और बेटर होते जाओगे, आपको इन तीनों ही टाइम्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। जहां बायोलॉजी और तेज और बेटर कर पाओ, केमिस्ट्री और तेज कर पाओ और फिजिक्स को भी और तेज कर पाओ, ताकि एंड का टाइम आप अपने OMR फिलिंग या जो क्वेश्चंस में आप स्टार्टिंग में फंस गए थे उनको करने में यूज कर पाओ। अब OMR भरने की भी 2 तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं। पहला, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसी क्वेश्चन का OMR भरा जाता है, जिस तरह आप क्वेश्चंस के एंड में पहुंचकर OMR भी कंप्लीट कर दोगे। दूसरा, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एंड में OMR को अलग से भरा जाता है। इन दोनों ही तरीकों को प्रैक्टिस किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक एक क्वेश्चन करके OMR भरना तब ही यूजफुल है जब आप पेपर करने में बहुत स्लो हो और मुश्किल से आपका 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो रहा हो। लेकिन जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे और आप इंप्रूव करोगे, जो कि आपको नीट क्रैक करने के लिए करना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप नोटिस करोगे अब आपकी मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ रही है और पेपर के एंड में आपका कुछ टाइम बच रहा है। इसीलिए तब आपको अपनी OMR स्ट्रेटजी को स्विच करना ही पड़ेगा। पहले एक डेडिकेटेड टाइम बायोलॉजी सब्जेक्ट को देना चाहिए, फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देना चाहिए और फिर फिजिक्स सब्जेक्ट को देना चाहिए। ये इंश्योर करके कि एंड में आपके 30 से 40 मिनट बढ़ जाएं और उन 30 से 40 मिनट में आपको पूरे पेपर को वापस से दोबारा जल्दी में सॉल्व करना है और साथ में OMR को भरते जाना है। इसके साथ साथ एक और फायदा आपको इस स्ट्रेटजी में ये भी होगा कि जो क्वेश्चंस आपने अपने फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर सॉल्विंग में छोड़ दिए थे या एनसर्कल कर दिए थे क्योंकि आपको उनमें कुछ डाउट था या फिर आपकी अप्रोच डिफरेंट थी,
इन 30 से 40 मिनट में आप उन क्वेश्चंस में टाइम लगाकर उनको फिर से सोचकर उन्हें सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपका एक आंसर जनरेट हो सके। इस तरह आपकी सिली मिस्टेक्स भी कम होंगी, और अगर बाद में आपने किसी क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर दिया तो आप उसको OMR में भी चेंज कर सकते हैं, जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था। तो मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रैटेजी है कि आप एंड में OMR सॉल्व करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ में OMR सॉल्व करना कंप्लीटली गलत है। अपने हिसाब से देखो, अडेप्ट करो, प्रैक्टिस करो और फिर कोई एक स्ट्रैटेजी पे फिक्स करो। अब इसके बाद हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट मॉक टेस्ट में किस तरह इंप्रूव किया जाता है। तो मेरा मानना है, जब आप एक टेस्ट देते हो तो उसके बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, दे वुड ईदर सी द रिजल्ट एंड सॉब अबाउट इट, और मतलब फिर उसके बाद एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि टेस्ट की एनालिसिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज गिविंग द टेस्ट इटसेल्फ। जैसे जब तुम कोई एग्ज़ाम देके घर आ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है ना एनालिसिस करने का, वो है कि पहले क्लासीफाई करो अपनी मिस्टेक्स को कि कहाँ कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स अ कॉन्सेप्चुअल एरर तो उसको एक तरफ से नज़र रख लो, या फिर कैलकुलेशन एरर है तो उसको देख लो, या फिर अगर तुमने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से तुमने वो छोड़ दिया, वो आइडेंटिफाई करो, देन इम्प्रोवाइज ऑन इट। वो तुम कैसे करोगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो जिसमें तुम उन क्वेश्चंस की पिक्चर्स ले लो और चैप्टर का नाम लिख दो। फिर जब तुम उस चैप्टर को रिविजिट करोगे, उन क्वेश्चंस को एक बार नजर दे दो, जिससे तुम्हें नेक्स्ट टाइम वैसी मिस्टेक्स ना हो। अब इसके लिए मैं आपको एक बनी बनाई अच्छी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। लेट्स से आपने अपना कोई भी मॉक टेस्ट दे दिया, उस मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया और साथ में उसकी की भी आ गई। अब आपको बस रिजल्ट देख के खुश या दुखी होकर सो नहीं जाना है, आपको उस की को यूटिलाइज करना है। उस आंसर सोल्यूशन की को अपने पास लेकर आपको अपने टेस्ट में किए हुए सभी आंसर्स को चेक करना है। अब इसके साथ साथ आप एक छोटी सी नोटबुक बनाओगे जिसको आप अपना नाम दोगे टेस्ट मिस्टेक नोटबुक का। इस मिस्टेक नोटबुक में आपको हर एक टेस्ट की अलग से एंट्री बनानी है। लेट्स से पहले टेस्ट में फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टेस्ट का आप इसमें अपना टोटल स्कोर लिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के अलग अलग स्कोर्स भी लिखेंगे, अपनी रैंक भी लिखेंगे और खुद को एक जनरल रिमार्क या फिर समरी देंगे कि आपने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया और आप अपनी इस परफॉर्मेंस से कितना खुश हो। इसके बाद आप मेन वाले काम पर आओगे। अपने क्वेश्चन पेपर में वो सभी क्वेश्चंस आपको देखने हैं जो या तो आपने गलत कर दिए थे, वरना आप डाउटफुल थे और गलती से सही कर दिए थे, या फिर उनको सोचने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगा। ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जिनकी कंसेप्ट पे आपको काम करने की जरूरत है। तो पहले तो इन क्वेश्चंस की कंसेप्ट या फॉर्मूलाज को आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख दोगे। उसके बाद आपका काम यही खत्म नहीं होता, इन सभी कंसेप्ट को आपको वापस जाकर फिर से पढ़ना है ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस या कंसेप्ट आपसे दोबारा कभी गलत ना हो। अब जैसे जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपका स्कोर तो इंप्रूव होता जाएगा, लेकिन इस टेस्ट मिस्टेक नोटबुक का एक और काम है। अगले हर टेस्ट में जाने से पहले बिल्कुल पहले जो मैंने रिवीजन करने की बात की थी, उस रिवीजन के दौरान आपको अपनी इसी मिस्टेक नोटबुक को भी रिवाइज करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे इस मिस्टेक नोटबुक के नंबर ऑफ टेस्ट एंट्रीज इंक्रीज होती जाएंगी, तो ये आपके लिए एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे जहां सिर्फ वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपके पहले से वीक थे। तो ये आपकी एक कस्टमाइज्ड फ्लैश कार्ड या फिर रिवीजन नोटबुक बन जाएगी जो आप मॉक टेस्ट से पहले अगर पढ़ोगे तो ये सभी चीजों से ही आपके 50 से 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हुए आपको दिखेंगे। तो धीरे धीरे जब तक आप अपनी नीट एग्जाम के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे, आपको रियलाइज होगा कि आपकी मिस्टेक नोटबुक से ही डायरेक्टली 180 में से एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होकर आ रहे हैं। और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे और कंटिन्यूअसली डिटेल में मिस्टेक नोटबुक बनाओगे। और एक बात का भी साथ में ध्यान रखना जरूरी है कि आप प्लीज इस मिस्टेक नोटबुक को नीट से बिल्कुल एंड पे रिवाइज करने मत बैठ जाना, फिर इस मिस्टेक नोटबुक का कोई फायदा नहीं। आपको अपने हर टेस्ट के बाद इस पूरी मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करना है अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, ताकि हर एक चीज आपसे बार बार रिवाइज होती जाए और धीरे धीरे आपके लेक्यूने क्लियर हो पाए। फिर जब आप नीट एग्जाम से बिल्कुल पहले इस पूरी मिस्टेक नोटबुक को एक फाइनल बार रिवाइज करोगे, तभी आपको एक्चुअल का फायदा आएगा और तब आप नीट एग्जाम में 60 से 70 क्वेश्चन बिना देखे डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। ट्रस्ट मी, ये मिस्टेक नोटबुक वाला काम हेक्टिक तो लग रहा है, लेकिन ये एक चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, तो इसे प्लीज जरूर करना, ठीक है। तो ये था हमारा स्टार्ट से लेकर एंड तक मॉक टेस्ट की एक कंप्लीट गाइड। अपनी प्रिपरेशन में आपको मॉक टेस्ट की इन सभी चीजों को फॉलो करके ये दिखाई देगा कि धीरे धीरे आपके मॉक टेस्ट स्कोर इंप्रूव हो रहे हैं एंड हेंस आप अपनी नीट प्रिपरेशन में ऊपर के लेवल पे जाने तक धीरे धीरे और नजदीक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आप तब तक के लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओ और उसके लिए प्रिपेयर करते जाओ। बाय बाय।